अब यार दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती जा रही है धीरे धीरे करके। ये देख लो आज का टेम्परेचर 38 है। अब ये धीरे धीरे ना 50 तक पहुंचेगा, 45-50 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन इस बार गर्मियों के मौसम में मेरे को गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि अपने पास आ चुकी है नैनो, जिसमें बहुत तगड़ा एसी चलता है। अब देखो एसी ऑन कर दिया मैंने, 3 पे कर देते हैं, एकदम मस्त चिल्ड कर देता है ये। तो एसी यार इसका बहुत तगड़ा है ये, चाहे 45 डिग्री सेल्सियस हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, अंदर एकदम मस्त ठंडा ठंडा माहौल करके रखता है। वैसे इसमें ये एक्स्ट्रा पंखे भी लग रखे हैं, पर इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से इसे आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। इस पे करोगे तो पैरों में भी हवा आने लग जाएगी नीचे से, इसमें करोगे तो सिर्फ मुंह पे आएगी। पर यार मजा ही आ जाता है, 1 मिनट के अंदर सारा पसीना सुखा देता है इसका एसी। आज ना मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही खोल के देखता हूँ पीछे की क्या दिक्कत हो सकती है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। जो मेरी ये टाटा नैनो है ना, इसका रेडिएटर फैन नहीं चल रहा कुछ दिनों से, 3-4 दिन हो गए होंगे। उससे पहले एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन 3-4 दिनों से इसका रेडिएटर फैन नहीं चल रहा। 3-4 दिन भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, शायद 2-3 दिन हो गए हैं। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी गाड़ी ना ओवर हीट हो रही है। जैसे अभी तो एकदम परफेक्ट है, एकदम मस्त स्टार्ट हो गई, एसी भी चल गया। लेकिन अभी जैसे इसका कूलेंट टेम्परेचर 100 डिग्री के प्लस जाएगा, 110 डिग्री के आसपास, तो ये ओवर हीट हो जाएगी और मीटर में ना टेम्परेचर लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी और इंजन चेक लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी और टू 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 आवाज आने लग जाएगी। तो कुछ ये दिक्कत आ रही है मेरी टाटा नैनो में अभी के टाइम पे। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा ना खुद ही एक बार इसका रेडिएटर चेक करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है रेडिएटर में। एक दिन मैंने खोल के देखा था, मैंने कूलेंट चेक किया था, तो कूलेंट भी इसका ना थोड़ा सा कम हो रखा था, मिनिमम पे आ रखा था, मैक्सिमम पे नहीं था, मिनिमम पे था। 2 वो होते हैं ना इसमें। तो उस दिन तो मैंने कूलेंट ला के भर दिया था इसको मैक्सिमम तक, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि रेडिएटर फैन ही नहीं चल रहा। कूलेंट से कोई लेना देना ही नहीं था वैसे इस प्रॉब्लम का, पर वही था कूलेंट भी कम था, तो मैंने टॉप अप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि इसका रेडिएटर एक बार खुद खोल के चेक करता हूँ। तो नैनो में क्या होता है, ये सीट है ना, सीट खोलोगे आप तो यहाँ पे एक ढक्कन सा होता है, वहाँ पे खोल के सेंसर चेक होता है रेडिएटर का। उसको मेरे ख्याल से टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। तो उस सेंसर के लिए ना पीछे की जो सीट है इसे निकालना पड़ता है, और इसे निकालना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी के टाइम पे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने एक नट खोला, एक नट खोलने में पसीना पसीना हो गया पूरा, इतना पसीना टपकने लग गया पानी की तरह। फिर मैंने वो नट वापस लगा दिया और बंद कर दिया। अगर मौसम थोड़ा सही होता, ठंडा सा मौसम होता, तो मैं खुद ही चेक कर लेता वो सेंसर, लेकिन गर्मी की वजह से मैं खुद कर नहीं पाया, तो इसीलिए अब दुकान से ही करवाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ फिर थोड़े दिन बाद ही कराता हूँ, सर्विस भी करा दूंगा और रेडिएटर फैन भी चेक करा लूंगा, मतलब वो भी ठीक करा दूंगा, सारी चीजें एक साथ ही करा दूंगा। नहीं तो अगर अभी जाऊंगा तो सिर्फ रेडिएटर फैन का काम कराना पड़ेगा, तो इसलिए 2-3 दिन रुक ही जाते हैं, या फिर 4-5 दिन, या फिर 1 हफ्ता। क्योंकि रेडिएटर फैन के लिए 3 चीजों में खराबी हो सकती है। एक तो रेडिएटर फैन में हो सकती है, दूसरा सेंसर में हो सकती है, तीसरा रिले में हो सकती है, और एक और है वायरिंग में भी हो सकती है। तो सेंसर तो वैसे कोई भी चेक कर सकता है, बस उसके लिए ना ये सीट खोलनी है पीछे की, यहाँ पे एक ढक्कन होता है, उसमें नट लगे रहते हैं, किसी किसी में नट नहीं भी होते हैं, ऐसी लॉक होते हैं। तो वो खोलोगे, उसके बाद एकदम सामने मुंह पे ही आ जाएगा वो सेंसर, उसको निकालो। अगर उसको निकालने के बाद आपका फैन ऑन हो जाता है तो इसका मतलब उस सेंसर में दिक्कत है। अगर आपका फैन सही होगा ना तो सेंसर का कपलर निकालते ही चलने लग जाएगा वो। तो अगर वैसे चलने लग जाता है तो इसका मतलब सेंसर में दिक्कत है। सेंसर चेंज कराओगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेंसर इसका इतना ज्यादा महंगा नहीं है, 400-500 रुपए का है। लेकिन अगर उस कपलर को निकालने के बाद भी फैन चालू नहीं होता तो इसका मतलब है फैन में दिक्कत हो सकती है, रिले में दिक्कत हो सकती है, वायरिंग में दिक्कत हो सकती है, किसी में भी दिक्कत हो सकती है। अब मेरे ख्याल से ना इसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, तो इसलिए इसको बंद कर देते हैं एसी को। पर यार एसी बढ़िया काम कर रहा है, एकदम चिल्ड कर दिया इतने गर्मी में। इस टाइम का मौसम मस्त हो रहा है, अब गर्मी नहीं हो रही। ये देख लो कितनी भीड़ होती है, आधे रोड तक तो लोग बाइक खड़ी करते हैं दुकानों के आगे, और आधा ही रोड छोड़ते हैं हमारे लिए। हमारा एरिया देख लो शाम के टाइम कुछ ऐसा लगता है, कई महीनों बाद निकल रहा हूँ मैं इस टाइम पे बाहर, नहीं तो इस टाइम मैं निकलता ही नहीं हूँ बाहर। पहले निकलता था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था, तो इसीलिए आज मैंने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं इस टाइम। तेल भी डलवा लूँगा, तेल भी नहीं है इसमें, रिजर्व पे चल रही है। फिर वापस घर आते टाइम ना पार्क में थोड़ी वॉक भी कर लूँगा 40-45 मिनट, उसके बाद घर आऊँगा जब अंधेरा हो जाएगा एकदम। आज रात का ट्रैफिक देखते हैं दिल्ली का कैसा चल रहा है। मोटो व्लॉगिंग करनी यार कितनी आसान होती है, बस ऐसे ही कैमरा लगा दो हेलमेट में और कुछ भी भौंकते रहो कुत्ते की तरह। मतलब कुछ भी बोलते रहो
तो बढ़िया से मोटो व्लॉगिंग हो जाती है। मोटो व्लॉगिंग करनी ना बहुत ज्यादा इजी है, कार व्लॉगिंग फिर भी थोड़ी मुश्किल है। कार व्लॉगिंग में पता है 2-3 दिक्कतें। एक तो हेड माउंट लगाना पड़ता है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसमें तो हेलमेट में लगता है ना तो इतना अनकंफर्टेबल नहीं रहता, अनकंफर्टेबल 1% भी नहीं है इसमें, लेकिन कार व्लॉगिंग में बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। ऊपर से सर में निशान पड़ जाते हैं उस हेड माउंट से, क्योंकि डायरेक्ट सर पे लगता है ना वो। ये तो हेलमेट में लग रखा है, ये लगा हो या ना लगा हो इतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हेलमेट में सेम सही लगता है हेलमेट तो। ये देखो हमारे यहाँ ये वाले रिक्शे भी चलते हैं, इनमें स्कूटर का इंजन फिट किया होता है और बीच में एक टायर भी लगा है, मतलब वही स्कूटर का इंजन टायर के साथ फिट कर दिया है इसमें। और मस्त ऐसे ही चलाओ इसे, पर इसमें तेल ज़्यादा लगता होगा, बहुत ज़्यादा, कुछ माइलेज ही नहीं देती होगी है, क्योंकि स्कूटरों की वैसी माइलेज कम हुआ करती थी उस टाइम पे। ऊपर से ना इसका पोल्यूशन होता होगा, ना इंश्योरेंस, ना नंबर प्लेट है, अपना मस्त कैसे ही चलाते जाओ। और ऊपर से इसमें तो 15 साल वाला रूल भी नहीं है, हम ही पागल है, हम भी ऐसे ही खरीद लेते हैं एक खटारा सा वो रिक्शा। पहले हमारे पास भी था ऐसा वाला स्कूटर हमारे पास बचपन से ही रहा है, बस वो चेंज होते रहते थे, कभी कोई और कंपनी का आता था, कभी कोई और कंपनी का स्कूटर। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वो आया था इटर्नो, होंडा का ही था वो इटर्नो। एक्टिवा जैसा दिखता है लेकिन उसमें गियर होते हैं। मेन तो मैंने जो बाइक चलानी सीखी है ना वो उसी स्कूटर से ही सीखी थी उस टाइम पे। वो किक से स्टार्ट हुआ करता था, पर बढ़िया था, उसका हॉर्न ऐसा था जितनी रेस दोगे उतनी तेज बजता था। उसी स्कूटर से भी मैंने बहुत मज़े किए हैं उस टाइम पे। ये रास्ता शायद लंबा है जिससे मैं जा रहा हूँ, इससे मेरे को नहीं जाना चाहिए। इस टाइम पे मेरे को छोटे रास्तों से जाना चाहिए। मोड़ लेता हूँ वापस। पर ये रास्ता कितना खाली है ना, एकदम शांति है यहाँ पे। और मेरी वीडियो में ना आपने बहुत बार ये वाला एरिया देखा होगा, इस एरिया से ही मैं अक्सर निकलता हूँ और अंदर आता हूँ। ये एरिया ना दिल्ली का बहुत ज़्यादा महंगा इलाका है। यहाँ पे ऐसे गेट लगे हैं हर तरफ, रात को अगर आप थोड़ा लेट आओगे ना तो ये सारे गेट बंद हो जाते हैं, फिर यहाँ से आने नहीं देते हमें, फिर हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। ये रास्ता सिर्फ सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात को शायद 10 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ के लोकल लोग आ सकते हैं लेकिन हम नहीं आ सकते। और ऊपर से इस टाइम पे भी ना सिर्फ हम नॉर्मल जो मेन रोड है वही यूज़ कर सकते हैं, ऐसे अंदर गली गली से भी रास्ते हम वो यूज़ नहीं कर सकते, उसमें गेट लगे रहते हैं, तो वो सिर्फ लोकल लोग यूज़ कर सकते हैं। और ना दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जो आपको यहाँ देखने को ना मिले, चाहे वो फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, रोल्स रॉयस हो, जी वैगन हो, डिफेंडर हो, कोई सी भी जो अभी के टाइम पे मार्केट में मिल रही है नई, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा अमीर इलाका है। यहाँ पे छोटे घर नहीं होते, यहाँ पे सारे ऐसे बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, विलाज होते हैं। मस्त एकदम बढ़िया इलाका है, रहने लायक जगह है। अगर किसी पे बहुत ही तगड़ा पैसा हो ना तो यहाँ पे आके रहो, इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी आपको पूरे दिल्ली में। दिल्ली छोड़ो, पूरे दिल्ली NCR में आपको इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी, बहुत तगड़ी जगह है। जो लोग यहाँ आसपास रहते होंगे उन्हें नहीं पता होगा। और भी जगह होंगी यार जहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखती होंगी, पर वो इतनी सुकून भरी जगह नहीं है जितनी यहाँ पे सुकून है, शांति है, हरियाली है चारों तरफ, मोर आते हैं घरों में। तो फाइनली यार अब कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से तेल डलवा लेते हैं। मेरे स्कूटर की यार बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, इसकी बैटरी डलवानी पड़ेगी। महंगी गाड़ी यार बहुत ज़्यादा देख देख के चलानी पड़ती है। अब यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, हल्का सा 10-20 मीटर। और इसी के साथ आ चुका है अपना पेट्रोल पंप। इस टाइम तो यार बहुत भीड़ हो रही होगी, लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखो इस टाइम तो कार भी लाइन में लगी है, बाइकों में तो फिर बहुत लंबी लाइन होगी। ओ भाई ये देख रहे हो लाइन, इधर लग जाते हैं लाइन में। ये देख लो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इस टाइम तो ऑफिस का टाइम है ना, छुट्टी का। भैया 200 का डाल दो। हालत खराब हो गई यार पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते। तो अभी फिलहाल यार पार्क में आ गया। ये देखो हेलमेट रखा है यहाँ, कुर्सी सी में बैठ रखा हूँ। और ये देख लो कितना अंधेरा हो गया, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा, एकदम शांति हो रखी है। और मैं अकेला बैठ रखा हूँ यहाँ पे, ये देख लो।
और यहाँ पे बैठ के फिलहाल गाने सुन रहा हूँ। ऐसे गाने सुनने का भी अलग ही मजा है। तो 8 बजे निकलूंगा यहाँ से वापस घर की तरफ, थोड़ा और टाइम पास करते हैं। तो अब चलते हैं यार यहाँ से। ये देखो सामने ही मेन रोड है, ये रहा सामने, ये गेट है, उसके उस तरफ मेन रोड है। रात को भी यार ये सही रिकॉर्ड कर दे रहा है आईफोन 11। इसकी लाइट भी बहुत तगड़ी है, फ्लैश लाइट। तो ये खड़ी है सामने अपनी स्कूटी, ये देख लो अंधेरे में भी इतना बढ़िया दिखा दे रहा है आईफोन। और अब देख लो मेरी स्कूटी इतने किलोमीटर चल गई है, 48,949 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर चलने वाली है, कुछ टाइम में चल जाएगी।